ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसे बोलते हैं सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स से जुड़ा हुआ सभी बातें और न्यूमेरिकल्स आज के क्लास में हम तुम लोग को सिखाएंगे, इसलिए मेहनत से सीखना है बच्चों। तो सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स क्या है इसको देखो, समझो। व्हाट इज सूडो फोर्स? देखो सूडो फोर्स क्या है। तो एक्चुअली यह एक इमेजिनरी फोर्स है। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी फोर्स है यह। इमेजिनरी का अर्थ है काल्पनिक फोर्स। सूडो फोर्स का हिंदी होता है छद्म बल। छद्म बल। अब यह कैसे होता है? एक्चुअली ये झूठा फोर्स है। क्यों लगाया जाता है? झूठा बल है यह। क्यों लगाया जाता है इसको अब ध्यान पूर्वक मेहनत से बच्चों समझोगे तो देखो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बात किया जाता है तो सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ क्या है इसको ध्यान पूर्वक बच्चों समझना है। तो फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी भी बॉडी पे, अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, यह है फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ जो है वह है F बराबर m में जब मास है कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों लॉज को समझो। यह तो फोर्स का डिफिनीशन बताया और यह फोर्स का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूडो फोर्स, जिसे हिंदी छद्म बल कहा जाता है। यह एक इमेजिनरी फोर्स है, काल्पनिक फोर्स है, झूठा फोर्स है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला नियम हमें बताता है कि फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जरूर से जरूर जीरो होगा। और दूसरा लॉ बताता है कि F बराबर बच्चों होता है m में। तो हम अगर आगे बढ़े इसमें कि यह जो लॉज है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉज है, यह ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। अब ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। देखो पूरा मोशन का जो सिद्धांत है वह पूरा देखने वाला के नजरिया पर डिपेंड करता है। फिलॉसफी भी यही है कि दुनिया हमें देखने वाला के नजरिया पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है वह मोशन में है कि रेस्ट में है, यह देखने वाला बताएगा कि उसके हिसाब से वह मोशन में है या उसके हिसाब से वह रेस्ट में है। तो ऑब्जर्वर दो तरीका के हो सकते हैं। मतलब ऑब्जर्वर का मतलब हमारा है फ्रेम ऑफ रिफरेंस, जिसके आधार पर हम मोशन को काउंट कर रहे हैं। तो एक ऑब्जर्वर है जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसे हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और इसमें न्यूटन्स लॉज वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। और एक होता है एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, सॉरी वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट है बच्चों, वेलोसिटी जो है वह कांस्टेंट नहीं है, इसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड। देखो बच्चों बातों को ध्यान से समझना। इस बात को जो हम समझा रहे हैं, इस बात को बच्चों ध्यान से समझना। और हम कुछ बातें सिखाएंगे आगे कुछ। पहले हम जो आज टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से जुड़े हुए बात को समझो।
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अभी तक हम न्यूमेरिकल्स कराएं, थ्योरी कराएं और आज एक हम नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में और आगे पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है सुडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, झूठा बल। झूठा फोर्स है यह। अब क्या है, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ है कि अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जरूर जीरो होगा। दूसरा नियम हमें बताता है F बराबर m में, जहां m कांस्टेंट है। देखो मोशन जो है दुनिया में वह देखने वाले के हिसाब से हम काउंट करते हैं, तो देखने वाला के हिसाब से न्यूटन्स लॉ वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात के डिटेल को समझने के लिए न्यूटन्स लॉज के वीडियो 1 को जरूर देख लें। तो जिस ऑब्जर्वर के हिसाब से न्यूटन के नियम सही है, वैलिड है, उस ऑब्जर्वर के फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं और जिस ऑब्जर्वर के हिसाब से न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं है उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जनरली इनर्शियल फ्रेम उस फ्रेम को कहा जाता है जिसमें फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसे कहते हैं जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो और वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। अब कुछ बातें हम जो तुम्हें समझाएंगे उसे ध्यानपूर्वक बच्चों समझोगे। हटाएं इसे, नोट करते जाना है पूरे क्लास को, और बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल के सेक्शन न्यूटन्स लॉज में हम तुम लोग को करा चुके हैं। पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और HCV का न्यूमेरिकल लगाते रहना। और अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो रोक के, स्लो करके, रिपीट मोड में देख लेना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। एक हम लिफ्ट लिए, लिफ्ट के बारे में पता है तुम्हें, लिफ्ट है, लिफ्ट एक बिल्डिंग में ऊपर नीचे करने का एक मशीन हो गया। लिफ्ट या एलिवेटर एक मशीन हो गया जो बिल्डिंग में ऊपर नीचे ले जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक पर्सन खड़ा है और वह खड़ा है वेट करने वाले मशीन पर। वेट करने वाले मशीन पर एक आदमी खड़ा है, इस आदमी का नाम है ए, ठीक है। और यह लिफ्ट जो है वह ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर की ओर। यहां पर एक बंदा जो बी है, बी, वह ग्राउंड पर अपना खड़ा है, चुपचाप रेस्ट में है, ग्राउंड पर है, ठीक। अब इसके अनुसार इसका मोशन हमको देखना है, तो यह ए के बारे में बताएगा कि ए पर नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा। mg वह फोर्स है और किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है वह mg होता है और यही पर्सन का एक्चुअल वेट भी होता है, सही भार होता है। और कोई भी बॉडी अगर किसी सरफेस पर खड़ा है तो सरफेस के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। सरफेस के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। फोर्स exerted by the surface on body is normal reaction and it acts perpendicular to the surface। अब यह बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बी के अनुसार यह बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब इस मोशन को देखो, बॉडी ऊपर जा रहा है तो ऊपर ले जाने वाला फोर्स है कौन, N, अपोज करने वाला कौन है, mg। तो नेट फोर्स यहां लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे N माइनस mg। नेट फोर्स क्या लिखेंगे, N माइनस mg, और नेट फोर्स बराबर होता है N बराबर mg, N माइनस mg, m इंटू ए, क्योंकि नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो N बराबर आ गया mg प्लस m में। इतना बात तुम समझ रहे होगे, यह बातें सीख रहे होगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों।
तो हम देखते हैं कि यह जो n है यही यह मशीन नापेगा। जो यह वेइंग मशीन है ना, जो यह वेट करने वाला मशीन है, वो यह इसी नॉर्मल को नापता है। यानी यह नापता क्या है, तो नॉर्मल को। तो नॉर्मल को नापा mg प्लस m में जो वैल्यू आए, मान लो जो भी आए उसको नाप के यह बता दिया। अब यही लिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं सेम लिफ्ट के बारे में। अब लिफ्ट जो है वह ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन से मोशन में है। यहां एक वेइंग मशीन है, उस पर एक पर्सन जो कौन था, a खड़ा है, जिसका मास m है। अब एक पर्सन जो c है वह खड़ा है लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर एक c खड़ा है। अब यह c के अनुसार मोशन को देखना है। पहले हम b के अनुसार मोशन को देखें तो यह सब प्रोग्राम हम बनाए। अब c के अनुसार हम मोशन को देखेंगे कि c के अनुसार क्या मोशन होगा। तो सबसे पहले a लेंगे, a बॉडी को, जो a मेरा बॉडी है। a बॉडी लिए तो नीचे की ओर mg लगेगा, वेट लगेगा mg नीचे की ओर, और किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचेगा mg लगाएगा, और सरफेस के कारण ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा नॉर्मल। नीचे की ओर mg लगेगा और ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा। इसके अनुसार c के अनुसार बॉडी तो रेस्ट में है। c अगर हम एक लिफ्ट में है तो हम देखेंगे कि यह a बॉडी तो रेस्ट में है। c के अनुसार a जो है वह रेस्ट में है। b के अनुसार a जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, क्योंकि b देख रहा है कि लिफ्ट जा रहा है और यह a बॉडी भी उसी के साथ ऊपर जा रहा है। और जो c है, जो लिफ्ट के अंदर है, वह खुद भी a के साथ जा रहा है। तो उसके अनुसार a के पास तो कोई मोशन नहीं है। जैसे कि तुम अगर एक कार में हो और कार में तुम्हारे साथ कोई बंदा बैठा हुआ है, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में वह पर्सन तो रेस्ट में है। तो यह इस C के रिस्पेक्ट में A बॉडी क्या में हुआ बच्चों, तो रेस्ट में हुआ। तो रेस्ट में हुआ तो यहां पर n बराबर क्या आ जाएगा, mg। अब बताओ, क्या यह जो मशीन है वह यह देखेगा तो अलग बताएगा और यह देखेगा तो अलग बताएगा? यह यहां से देखे या यहां से देखे, उससे तो मशीन को कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ हुआ है। तो यही ध्यान दो, एक ही प्रॉब्लम को हम दो अलग अलग इंसान के हिसाब से दिखवाएं। इस प्रॉब्लम को B देख के नॉर्मल निकाला तो अलग निकाला, और इस प्रॉब्लम को B देख या C देख के इस प्रॉब्लम में नॉर्मल निकाला तो अलग निकाला। तो यही फ्रेम है, अलग अलग देखने का नजरिया। तो इन्हीं को हम कहते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से न्यूटन्स लॉ का वैलिडिटी होता है। यह ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, एक्सेलरेशन इसका 0 है। अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जूम कर लिया जाता है। जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल पर्पस में जो हम पढ़ते हैं, तो अर्थ इनर्शियल फ्रेम में है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जिसका जिसका एक्सेलरेशन 0 होगा वह इनर्शियल फ्रेम में होगा। तो इनर्शियल फ्रेम में अगर होगा बच्चों, ध्यान से, इनर्शियल फ्रेम में अगर होगा, या कैसा फ्रेम हो गया, तो इनर्शियल फ्रेम, तो न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गया। यह सी बॉडी जो है वह अर्थ के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो यह कैसा फ्रेम, सी वाला, सी के देखने वाला फ्रेम कैसा फ्रेम हुआ, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, इज नॉट वैलिड, इसीलिए यह फॉल्स है, गलत है। तो न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है, गलत आंसर दे देता है। तो न्यूटन्स लॉ को इस फ्रेम में भी सही कराने के लिए, जैसे ट्रेन में, कार में देखने वाला पर्सन भी अलग अलग हो, उस स्थितियों में भी प्रॉब्लम सही ही बने, इसके लिए सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, हटाते हैं इसको, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि लिफ्ट है,
लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, उसमें खड़ा हुआ एक शख्स पर नॉर्मल काउंट कर रहे हैं। बी देखा ग्राउंड पर खड़ा होकर तो नॉर्मल का कुछ वैल्यू बताया। सी देखा लिफ्ट के अंदर बैठ के तो नॉर्मल का अलग वैल्यू बताया। तो क्या देखने वाला के आधार पर फोर्स डिपेंड करता है? तो नहीं, ये तो गलत बात है। इसका मतलब देखने वाला के हिसाब से लॉ में ही करेक्शन करना पड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम के लिए एकदम करेक्ट है, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। यानी फ्रेम बदलेगा तो न्यूटन्स लॉ लगाने का तरीका को भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन किया गया सूडो फोर्स। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, हटाएं इसे। सभी चीजों को नोट बनाते जाना है और जो बातें हम बोल रहे हैं रिपीट मोड में बढ़िया से, खूब बढ़िया से बच्चों समझना है। देखो, ध्यान दोगे, मेहनत करोगे, तभी किसी चीज को तुम अच्छी तरह से सीख पाओगे बाबू। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या हुआ उसको ध्यान से समझोगे। तो कॉन्सेप्ट यह हुआ बाबू कि सूडो फोर्स क्या है। तो सूडो फोर्स देखो, ध्यान देना बच्चों। इफ ए फ्रेम moves with acceleration, अगर कोई फ्रेम किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, then a imaginary force acts on body in frame। अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो जो बॉडी फ्रेम में है उस पर एक इमेजिनरी फोर्स लगता है। दिस इमेजिनरी फोर्स इज सूडो फोर्स। इस काल्पनिक, एक्चुअली यह होता नहीं है फोर्स, हम न्यूटन्स लॉ के वैलिडिटी के लिए इस फोर्स को लगा रहे हैं। This imaginary force is pseudo force and it is equal to product of mass of body, जिस बॉडी पे लगाएंगे उसका मास, and acceleration of frame। pseudo force acts in opposite direction of acceleration of frame। ध्यान दो बच्चों, अब इसको बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यानी फ्रेम कैसा है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्योंकि फ्रेम अगर एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो वह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। फ्रेम अगर एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो वह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई बॉडी है तो उस बॉडी पर एक इमेजिनरी फोर्स लगता है जिसे सूडो फोर्स कहते हैं। वह फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स के बराबर होता है और सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट लगता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिख लोगे, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू बातों को समझा रहे हैं, ध्यान दोगे। देखो बच्चों, पूरा कोशिश करना है, पूरा ध्यान देना है कि चीजों को बढ़िया तरीका से सीख सको, समझ सको। हटाए इसे, नोट कर लेना बाबू, और फिर इसके बाद जब हम समझाएंगे तो अपने बातों को मिलाना। ध्यान दो बच्चों, देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिस फ्रेम के लिए वैलिड है उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0 होता है
और नॉन इनर्शियल फ्रेम वह फ्रेम होते हैं जिनका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर बॉडी होंगे तो उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गलत बताने लगेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए हम एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फोर्स की कमियां हो जा रही हैं और वह फोर्स एक काल्पनिक फोर्स होगा, एक्चुअली बॉडी पे लगेगा नहीं। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए बस उसे लगा रहे हैं, तो उस फोर्स को सूडो फोर्स कहते हैं। अब देखो वह लगता कैसे है। अगर एक लिफ्ट है, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, एम मास का यह एक बॉडी है, तो इसमें बैठा हुआ अगर पर्सन क्वेश्चन को बना रहा है तो यह कैसा फ्रेम में हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। इसमें बैठा हुआ पर्सन अगर इस क्वेश्चन को बना रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो सभी फोर्सों को लगाने के बाद, जितने फोर्स और लग रहे हो तो लगेंगे ही, उसके बाद एक फोर्स और लगाएगा सूडो फोर्स। वह कैसा लगाएगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट यहाँ पे सूडो फोर्स लगाएगा और उसका वैल्यू क्या लिखेगा? m इंटू ए, मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का प्रोडक्ट। ठीक है, लिफ्ट है ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, इसमें एक बॉडी है, यहां का शख्स यह क्वेश्चन बना रहा है, तो यह नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गलत साबित हो जाते हैं, इसलिए उसे करेक्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम बॉडीज पर एक काल्पनिक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स लगाते हैं। वह लगता कैसे है? तो सभी फोर्स तो लगेंगे, जैसे बाकी नॉर्मल mg नॉर्मल वह सब लग रहे थे तो लगेंगे ही। उसके अलावा, उन फोर्सों के अलावा एक फोर्स लगेगा और सूडो फोर्स, और वह कैसा होगा? तो उल्टा। एक्सेलरेशन फ्रेम का नीचे है तो सूडो फोर्स उल्टा लगेगा, ऊपर लगेगा। मास ऑफ फ्रेम एक्सेलरेशन, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मान लो बाबू यह एक बॉक्स है जो आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। यह जो बॉक्स है वह आगे की ओर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। इस पर एक छोटा सा बॉडी है, इस पर एक छोटा सा बॉडी है। यहां पे खड़ा हुआ पर्सन इस क्वेश्चन को बनाना चाहता है, तो यह बॉडी कैसा में हो गया? देखने वाला ऑब्जर्वर कैसा फ्रेम में हो गया? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई बॉडी है तो वह बॉडी पर फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे है, तो उसके उल्टा में एक फोर्स लगता है, सूडो फोर्स m इंटू ए। ठीक है बच्चों, मान लो इस प्रकार का एक फ्रेम है, बॉक्स है, वह आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, यहां पर बॉडी है, तो कैसे सूडो फोर्स लगेगा? पीछे। यहाँ पे खड़ा शख्स इस क्वेश्चन को बना रहा है, ये फील करना है कि यहाँ पे खड़ा आदमी कैसे इस सिस्टम को देखेगा, तो एक सूडो फोर्स पीछे लगाएगा। मान लो कार में तुम हो और कार में एक रस्सी से ब्लॉक बांध दिया गया, कार ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तुम कार में यहां से क्वेश्चन बना रहे हो, तो इधर सूडो फोर्स लगाओगे m इंटू ए। तो सूडो फोर्स लगता कैसे है, इस पूरे सिम्टम से तुम समझ जाओगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हम पीछे बनाए थे, सी के द्वारा देखा गया, उसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था जो हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि एक लिफ्ट है, ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक वेट करने वाला मशीन है, भार वजन करने तौलने के लिए एक मशीन है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, इस पर्सन का मास m है और यहाँ खड़ा हुआ C इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहा है। तो C के अनुसार A बॉडी तो रेस्ट में था, B के अनुसार, B यहाँ जो खड़ा था उसके अनुसार तो A एक्सेलरेशन से मोशन में था, लेकिन C के अनुसार A बॉडी रेस्ट में था। यानी कि देखने वाला के नजरिया के हिसाब से मोशन या रेस्ट डिफाइन किया जाता है, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी रिलेटिव काउंट किया जाता है। इसलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हर एक फ्रेम पर वैलिड नहीं हो पाते हैं।
तो जिन फ्रेम पर वैलिड होते हैं उन्हें इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, और जिन पर नहीं वैलिड होते हैं उन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम आने लगती हैं, इसलिए प्रॉब्लम ना आए उसके लिए सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। और वह सूडो फोर्स लगता कैसे है, तो फ्रेम के अपोजिट। यहाँ पे ए पर फोर्स देखो, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा। नॉर्मल mg तो पहले से लग ही रहा था, और एक सूडो फोर्स नीचे लगेगा m इंटू ए। क्यों सूडो लगा नीचे m इंटू ए, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट एक फोर्स लगता है जो मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के बराबर होता है, जिसे सूडो फोर्स कहते हैं। या बॉडी रेस्ट में है तो ऊपर लगने वाला फोर्स n, नीचे लगने वाले दो फोर्स mg प्लस ma के बराबर होगा। तो सी के अनुसार भी वही आ गया जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ इंसान के हिसाब से आया था, यानी कि सूडो फोर्स लगाने के बाद मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें कुछ आगे सवाल कराते हैं, ध्यान पूर्वक समझोगे, मेहनत के साथ देखोगे। इसको नोट करो, जो भी चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पूरा मेहनत से, पूरा ध्यान से चीजों को पढ़ोगे, देखोगे, जरूर सीखोगे। हटाएं इसे। आज सूडो फोर्स का टोटल क्लास तुम लोग को हम समझा देंगे। इसको आराम से 2 दिन में तुम लोग को समझना है। 2 दिन इस वीडियोज को देखना है। न्यूटन्स लॉ के जो भी पुराने वीडियोज बनाए गए हैं उन्हें भी ध्यान पूर्वक मेहनत से देखो बच्चों तुम लोग, ठीक है, और मेहनत करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेहनत करते रहो तुम लोग, ठीक है। अब हम आगे बात बढ़ाते हैं। देखो, मान लो कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट बना दो। यह लिफ्ट g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। यहां पर एक पुल्ली है, यहां पर एक 1 किलोग्राम का बॉडी, यहां पर एक 2 किलोग्राम का बॉडी है। इसे ए बॉडी, इसे बी बॉडी नाम दे दिए। इसका एक्सेलरेशन हमें बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज। देखने वाला इंसान यहाँ है खड़ा, ठीक है। तो आज तक ऐसे सवाल तो तुम जरूर बनाए हो बच्चों, लेकिन सवाल में क्या कमियां थी कि आज तक फ्रेम g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जा रहा था। यहां पर क्या आ गया कि g/10 से बॉडी ऊपर भी जा रहा है। इसे अगर हम m1 नाम दे दे, इसे m2 नाम दे दे, थोड़ा और सहूलियत तुमको पड़ेगा। यह वजनदार है, ज्यादा मास है, तो यह ए एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा और यह ए एक्सेलरेशन से ऊपर गिर जाएगा। यह बॉडी यह देख के बताएगा कितना एक्सेलरेशन है। तो बॉडी यहाँ खड़ा हो या यहाँ खड़ा हो, उस दोनों को तो एक्सेलरेशन सही ही बताना है। तो यहाँ खड़ा हो, देखो जब फ्रेम एक एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यहाँ खड़ा हुआ शख्स पहले अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाता, अप्लाई करता, तो गलत लगा देता, ठीक है। इसलिए अब सूडो फोर्स के हेल्प से यह पर्सन भी सही बताएगा। तो इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखो ध्यान से, ध्यान दो बच्चों। ए के लिए हम देखें, m1 मास का बॉडी है, नीचे m1g एक तो लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा T, बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर, और एक और फोर्स लगेगा m1g/10। इस फोर्स में कोई दिक्कत है तो बताओ। एक और फोर्स लगेगा m1g/10, क्योंकि पूरा फ्रेम g/10 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तब फ्रेम के अंदर रखे हुए बॉडी को अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट। यहां नेट फोर्स अगर हम बोले तो T माइनस m1g/10, और इसे T माइनस m1 का वैल्यू 1 है, 1g/10 1 इंटू ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ T माइनस 11g/10 बराबर ए, इक्वेशन नंबर 1। अब B के लिए जब हम बात करें
टॉकिंग अबाउट बी, बी के लिए अगर बात करें तो बी जो है नीचे m2g, एक m2g/10, क्लियर है बच्चों, और ऊपर t टेंशन, टेंशन टी लगेगा, या ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। ठीक है, पहले यही अगर या नहीं दिया रहता, जीरो एक्सेलरेशन होता तो या नहीं अप्लाई करते हैं, या नहीं अप्लाई करते हैं, बनाया हुआ सवाल तो है ही तुम्हारा। ठीक है बच्चों, पीछे के न्यूटन लॉज के वीडियोज को पूरा पहले से जरूर देख लें। तो नेट फोर्स यहां पर हम बात करें तो लिखेंगे m2g माइनस प्लस m2g/10, ले जाने वाला यह दोनों है और अपोज करने वाला है t। ठीक है, तो यहां से आया 11 m2g/10 माइनस t बराबर m2a, और m2 का वैल्यू है 2, तो 20g/10 t 2a, यहाँ पे t माइनस 11g/10 और a, t कैंसिल करो, 22g में से 11g माइनस करोगे तो 11g/10 3a, a बराबर आ गया, g से 10 को कैंसिल कर दो, 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सप्रेशन निकल गया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसको ध्यान देने पर तुम बना सकते हो। आगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता रहे हैं, धीरे धीरे करके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सुडो फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम करा देंगे, जिससे तुम्हारा इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस इसको रिपीट करके जरूर देखो, बार बार देखो कि तुम सुडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल मैनर में समझ सको। सुडो फोर्स क्या है बाबू? तो सुडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो कब लगता है, जब बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो। किधर लगता है? तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट लगता है। कितना लगता है? तो मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। कब? ठीक है, और यह कैसा है? तो इमेजिनरी है। इतने बात के कॉन्सेप्ट को तुम्हें बढ़िया तरीका से समझ लेना है बच्चों। अब यहाँ पे आगे हम ध्यान दें, एक सवाल है, यह सभी सवाल जो हम तुम्हें बता रहे हैं यह एच.सी. वर्मा की किताब में तुम्हें प्रॉब्लम मिल जाएंगे। देखो एक कार है, एक कार है बच्चों जो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। कार ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। कार में एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटकाया हुआ है, बॉब लटकाया हुआ है। ठीक है, कार के आगे जाने से बॉब पीछे जाएगा, ये फील कर सकते हो। कार एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसमें एक स्ट्रिंग से, रस्सी से, धागा से बांधकर एक बॉडी यहां लटका दिया गया है, तो यह पीछे जाएगा। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे खड़ा हुआ शख्स, अंदर ही बिठा दो उसको, वह मोशन बता रहा है हम लोग को। तो देखो जनरली इस पे क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। अगर ऐसे सिस्टम होगा तो शुरुआती दौर में नीचे की ओर एक mg फोर्स लगेगा, ऊपर की ओर धागा में एक t लगेगा, और ए एक्सेलरेशन से कार आगे जाने के कारण एक सुडो फोर्स पीछे लगेगा। यह गलत फिगर बनाए हैं, ऐसे फिगर, ऐसे सुडो लगेगा, जिसके कारण सही फिगर ऐसे बन जाएगा। ध्यान दो, स्ट्रिंग खींचा के आगे चला जाएगा, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे खींचा जाएगा। ठीक है बात। अब यहां से ध्यान दो, नीचे mg लगेगा, जिधर रस्सी है उधर ही टेंशन लगता है, जिधर स्ट्रिंग होता है उधर टेंशन लगता है। यह हो गया वर्टिकल लाइन जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा है, यही थीटा हमें प्राप्त करना है। यहाँ पे एक सुडो फोर्स लग रहा है एम में, सुडो फोर्स एम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर
यह थीटा तो यह भी थीटा, टी का कंपोनेंट थीटा के तरफ टी कॉस थीटा, और नहीं जिधर है उधर साइन थीटा, टी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझाने के लिए एफ फोर्स अगर होता है, एफ फोर्स होता है अगर बच्चों थीटा एंगल पर अगर कोई एफ फोर्स है तो इधर की ओर फोर्स लगता है एफ कॉस थीटा, और इधर की ओर फोर्स लगता है एफ साइन थीटा। इधर फोर्स लगता है एफ कॉस थीटा और इधर फोर्स लगता है एफ साइन थीटा। याद कर लेना इस सब बात कि जिधर थीटा है उधर कॉस कंपोनेंट और जिधर नहीं है साइन कंपोनेंट। अगर जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं, शुरू से वीडियोज फॉलो कर रहे हैं, उन्हें यह सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इन इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स बराबर होगा। यहाँ बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में आ गया खिंचा के, और इधर साइड में लगने वाला फोर्स इसके बराबर होगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम में मतलब इधर लगने वाला फोर्स इसको काट देगा, टी साइन थीटा एम इंटू ए, और ऊपर लगने वाला टी कॉस थीटा नीचे लगने वाले एम जी को बैलेंस करेगा। अगर हम बैलेंस हैं, इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तो इधर जितना फोर्स लग रहा है और इधर जितना फोर्स लग रहा है बराबर होगा। तो टी कॉस थीटा एम जी के बराबर हो गया बच्चों। नाउ टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा एम में बाई एम जी लिख देंगे। एम से एम काट दो, टी से टी काट दो, तो tan थीटा बराबर आ गया ए बाई जी। इससे थीटा प्राप्त हो जाएगा हमें अगर वैल्यू दिया होगा तो। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, इसको नोट कर लोगे। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सवाल, इसको तुमको समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लोगे बढ़िया से, हटाएं इसे, आगे बढ़ते हैं बाबू। तो हम लोगों को देखना है कि आगे सवाल कैसे होते हैं। एक जेई मेंस इंजीनियरिंग कंपटीशन होता है, जेई मेंस जो आईआईटी में एडमिशन का पहला स्टेप होता है आईआईटी एनआईटी का, उसमें एक सवाल पूछा। सवाल क्या था समझो। सवाल था बच्चों कि यह एक बॉडी था, स्मूथ सरफेस पे रखा गया था। अभी तक जितने भी सवाल हम बनाए हैं सभी सवाल स्मूथ सरफेस पे बनाए हैं। कुछ दिनों के बाद हम बताएंगे फ्रिक्शन वाले, रफ सरफेस वाले, रुखड़ा सरफेस के बॉडी के सवाल। अभी हम स्मूथ सरफेस के सवाल बनाए हैं। यह सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। यहां पर एम मास का एक बॉडी है, यहां पर एम मास का एक बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है। इतना तेज चल रहा है या रुका हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, यहां से वेज के रिस्पेक्ट में, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में यह रुका हुआ है। ठीक है, यहां पे दिया है थीटा। फाइंड ए सच दैट एम, जो एम है, एम बॉडी, इसका मास एम है, एम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स, विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स। सोचो सवाल को, पहले इसे रखोगे, इसको तो गिर जाएगा नीचे, लेकिन गिर नहीं रहा है। क्यों? इतना तेज ही चल रहा है कि गिर नहीं पा रहा है। तो बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एक ऐसा फ्रेम जो खुद मोशन में है उसके रिस्पेक्ट में यह रुका हुआ है। तो बताना है ए का वैल्यू। यह जेई मेंस में कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। लेकिन आज के दौर में 11वीं क्लास के बच्चे जब यह सभी कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे बच्चों। इसलिए पढ़ाई को अच्छी तरीका से करने के लिए यह सभी चीजें सीखनी बहुत जरूरी होती है। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे खड़ा पर्सन इस क्वेश्चन को बना रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में खुद आ गया, बॉक्स के रिस्पेक्ट में खुद आ गया, तब यह बॉडी को बना रहा है। तो देखो एम मास का बॉडी है तो नीचे एम जी लगता है, सरफेस के कारण ऊपर लगता है नॉर्मल। इधर एम जी
बच्चों साइन थीटा लगता है और इधर mg cos थीटा लगता है, जो पहले से तुम जानते हो। इतना डायग्राम तुम्हें पहले से पता है, और नहीं पता है तो पीछे के वीडियोज को जाकर देख लें। यहाँ पर नीचे mg लगेगा, इधर mg साइन थीटा और इधर mg cos थीटा लगेगा। अब यहाँ पर फ्रेम आगे जा रहा है तो इस बॉडी पर सूडो फोर्स लगेगा। किधर? क्यों? बॉडी को नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बॉडी पर उधर फोर्स लगेगा। क्यों? एक्सेलरेशन आगे है तो फोर्स अपोजिट में पीछे लगेगा। इस ऐसे आगे जा रहा है तो ऐसे पीछे फोर्स लगेगा m में। यहाँ पे क्या है? थीटा। तो जिधर थीटा होता है उधर कॉस कॉम्पोनेंट, कॉस पार्ट, m में कॉस थीटा और इधर m में साइन थीटा। अब बॉडी रुका हुआ है, बॉडी जो है वो रुका हुआ है, तो नीचे लगने वाला फोर्स और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? बराबर होगा। m इज एट रेस्ट, यानी m में cos थीटा किसके बराबर होगा? तो नहीं गिरेगा, m में mg sin थीटा के। m कैंसिल करो, a बराबर आ गया g sin थीटा बटा cos थीटा, a बराबर आ गया g tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन g tan थीटा होगा तो यह ब्लॉक नीचे गिरता हुआ प्रतीत नहीं होगा इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में यह रेस्ट में दिख रहा है, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, यानी सूडो फोर्स का ही कमाल होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर या उस पर कोई बॉडी है तो उस बॉडी पर फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम सूडो फोर्स कहते हैं। हटाए बच्चों, मेहनत के साथ सभी बच्चे पूरे पढ़ाई को, पूरे सिस्टम को अच्छी तरीका से करें जिससे वह सभी चीजों को सीख सके। जितना ज्यादा मेहनत करोगे बाबू, जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा बनोगे, इसलिए मेहनत में कभी पीछे मत रहो। ठीक है, अब आगे एक सवाल एच.सी. वर्मा का ही सवाल है। एच.सी. वर्मा का ही सवाल है। इस सवाल में हम कुछ चीजें यूज करेंगे, ध्यान दो। एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम है, ध्यान से बढ़िया से समझना। इसका मास है बच्चों m, ठीक है, इसका मास है m, या एक ब्लॉक है m मास का, इसको रस्सी से बांध दिए हैं। सभी सरफेस स्मूथ लेना है। यहाँ पर एक पुल्ली लगा दिए, यहाँ पर एक मास ले लिए m डैश, यह एंगल दे दिए हैं थीटा, यहाँ पे m है, यह स्मूथ है, यह m डैश नीचे गिरने लगा तो यह सिस्टम खींचाने लगा, यह a से गिरने लगा, यह a से आगे बढ़ने लगा, जिसके कारण यह रेस्ट में रह गया। m is in equilibrium with respect to m। ठीक है, m ब्लॉक के रिस्पेक्ट में छोटा m ब्लॉक रेस्ट में रह गया, इक्विलिब्रियम में रह गया। तो फाइंड करना है m डैश, इस m डैश की वैल्यू निकालनी है। तो पीछे के सवाल को हम यूज कर ले रहे हैं। कितना एक्सेलरेशन से यह आगे बढ़ेगा कि यह रेस्ट में हो? a बराबर आएगा g tan थीटा। ठीक है, पीछे का बात यूज कर लिए। तुमको दिखाना पड़ेगा कि इस तरह का सिम्पटम सिस्टम है, a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, या रेस्ट में होने के लिए a की वैल्यू g tan थीटा होनी चाहिए। अब यह पूरा सिस्टम में सबका एक्सेलरेशन एक है। एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे तुम लोग को कुछ दिन पहले, नेट फोर्स बाय टोटल मास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे। यहाँ पूरे सिस्टम को गिरा कौन रहा है? m डैश g। अपोज कौन कर रहा है? कोई नहीं। टेंशन को इंटरनल फोर्स मानो, तो एक्सेलरेशन की जगह तो g tan थीटा लिखना है, नेट फोर्स की जगह m डैश g लिखना है, और टोटल मास की जगह m डैश प्लस m प्लस m।
जी काट दो, यहां से आगे बढ़ो। एम डैश टेन थीटा एम प्लस एम टेन थीटा इज इक्वल टू एम डैश। तो एम प्लस एम टेन थीटा, एम डैश कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और एम डैश कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो एम डैश बराबर आ जाएगा एम प्लस एम टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, एम प्लस एम, टेन थीटा से डिवाइड तो टेन थीटा कट गया, इसमें टेन थीटा 1 बाई टेन थीटा करोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, और यहाँ टेन थीटा से डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। तो यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें जो हमें ट्रिक का सेक्शन बताए थे वह यूज किए हैं। तो एचसी वर्मा का ही सवाल है, जो भी सवाल जनरली यूज किया जाता है वह एचसीबी के ही सवाल को यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए, एचसी वर्मा के सवाल को। तो पूरा डिटेल वीडियो जो अगर कोई देखता है, फॉलो करता है क्लास को, तो पूरा 100% वह चीजों को सीख जाएगा। केवल मेहनत करते रहना है बच्चों, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल बता रहे हैं सूडो फोर्स पे, और सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को आज हम कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक क्लास देंगे एचसीबी का फिर से बचे हुए सवाल के लिए, और एक क्लास दिया जाएगा कांस्टेंट इक्वेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक में ही इंक्लूडेड माना जाता है। ध्यान दो बच्चों। अब इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है बाबू, क्वेश्चन यह है कि एक लिफ्ट है, यहां पर इस तरह इंक्लाइंड सरफेस है, लिफ्ट में लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए बी है, यहां पर एम मास का बॉडी रख दिए हैं, ए बी बराबर दिया है एल, शुरुआत में यह बॉडी रेस्ट में था, जैसी रखे तो धड़ 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 गिर गया। फाइंड टाइम टेकन बाय बॉडी इन कवरिंग ए बी डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम लगेगा बॉडी को। तो इस पे देखो, सबसे पहले समझो, इनिशियल स्पीड u बराबर 0 है। अब यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस है, तो इस बॉडी पर नीचे की ओर देखो, एक तो नॉर्मल लगेगा, एक नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है, और दूसरा एक सूडो लग रहा है m में। फ्रेम ऊपर एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो एक फोर्स तो नीचे m में लग रहा है, और mg तो हमेशा लगता ही है। तो इधर पहले जो फोर्स लगता था mg साइन थीटा, उसके साथ साथ m में साइन थीटा भी लगेगा, क्योंकि पहले फोर्स सिर्फ mg था, अब तो mg प्लस m में है। तो फोर्स एलोंग ए बी, मतलब ए बी के एलोंग क्या फोर्स है, mg साइन थीटा प्लस m में साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन एलोंग ए बी, मास कट जाएगा g प्लस a साइन थीटा। s बराबर हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 है। s के जगह ए बी का डिस्टेंस है l, हाफ एक्सेलरेशन के जगह आया है g प्लस a साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो t बराबर आ जाएगा 12 बाई g प्लस a साइन थीटा ओवर रूट। क्लियर है बच्चों। तो सूडो फोर्स के सभी कॉन्सेप्ट को आज प्रयास किया गया कि तुम समझ सको, और इस पे जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वह सब भी आज हम तुम लोग को बताएं। तो पूरे मेहनत से
पूरे क्लास को बढ़िया से समझो, मेहनत करो, रिपीट करो। और हम चाहेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के शुरुआत से सभी वीडियोज को देखकर एक बार नोट्स बना लो, देखो, समझो, सीखो और बुक का रीडिंग डालो। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाई और अच्छा होने लगेगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहो बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास।